क्लास 9th का सबसे आसान और आखिरी चैप्टर हमारे चैनल पे। इसके बाद हम 10th स्टार्ट करेंगे और आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि 10th कब से स्टार्ट करें। अब अगर आपको ये चैप्टर अच्छे समझना है तो आपको लाइंस और एंगल, जो इसके पिछले से पिछले 2 चैप्टर थे, लाइंस एंड एंगल और ट्राइंगल, वो दोनों आपको अच्छे से आने चाहिए। अगर कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करना आता है तो भाई ये चैप्टर एकदम चुटकी में उड़ जाएगा। बहुत आसान चैप्टर है ये। अगर आपको ये चैप्टर आता है या नहीं आता उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस एक बार इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख के चले जाना, क्योंकि वो एग्जाम में आने के ज्यादा चांस है। सबसे पहले तो ये समझते हैं कि क्वाड्रिलेटरल क्या होता है। तो क्वाड्रिलेटर किसी भी चीज की अगर 4 साइड है, जैसे मान लो कोई भी चीज है, देखो ये सब 1 2 3 4 साइड है, इसकी भी 4 साइड है, इसकी भी 4 साइड है, सबकी 4 साइड है। जैसे 3 साइड होते थे तो ट्राइंगल कहते थे, अगर 4 साइड्स होगी तो हम उसको बोलेंगे क्वाड्रिलेटर। जो क्वाड्रिलेटर होता है ना, वो 3 तरह के होते हैं। एक तो होता है पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम क्या होता है ना, इसमें 2 पेयर ऑफ पैरेलल साइड होते हैं, यानी कि जो साइड्स है जैसे आमने सामने, एक इधर एक इधर, तो आमने सामने वाला पैरेलल होगा और ये भी आमने सामने वाला पैरेलल होगा। तो 2 पेयर हो गए, एक जोड़े ये हो गए और एक जोड़ा ये हो गया, तो 2 पेयर पैरेलल साइड हो गए, तो उसे पैरेललोग्राम बोलते हैं। ये 3 तरह का होता है, हो सकता है। अब देखो पैरेललोग्राम की ना पहले कुछ एक और खास बात देखते हैं, और भी बहुत सारी। वो ये है कि देखो उसमें क्या होता है ना, जो आमने सामने की साइड होती है वो इक्वल होती है। ये अगर इसके इक्वल है तो ऐसे ये भी इसके इक्वल होगा, ये दोनों इक्वल होगा, ये दोनों इक्वल हो गए। फिर इसमें ये होता है कि जो ये एंगल है, ऑपोजिट एंगल होगा ये, तो ये भी इक्वल होते हैं। देखो बहुत ही सिंपल चैप्टर है ये, आपने ना बेसिक पढ़ रखा है एकदम छोटी छोटी क्लासेस में, तो कुछ नया नहीं है इसमें। और जो ये वाला एंगल है वो इसके इक्वल है, तो ऑपोजिट एंगल इक्वल हो गए। और जो डायगोनल है वो बाइसेक्ट करते हैं, यानी कि ये इसके बराबर और ये इसके बराबर, तो डायगोनल भी बाइसेक्ट हो गए। तो ये जो पैरेललोग्राम होता है ये 3 तरह के होते हैं, रेक्टेंगल, रोम्बस और स्क्वायर। रेक्टेंगल क्या होता है, रेक्टेंगल होता है जब पैरेललोग्राम में सारे के सारे एंगल 90 डिग्री के हो जाए और आमने सामने का तो पैरेलल होगा, सिंपल सी बात है, और इक्वल होता है आमने सामने का, जैसे ये और ये इक्वल और ये इक्वल, तो उसे हम बोलते हैं रेक्टेंगल। इसमें 90 डिग्री का एंगल होता है, सारा का सारा एंगल। अब रोम्बस क्या होता है भाई, रोम्बस ना जरूरी नहीं कि 90 हो, उसको थोड़ा सा टेढ़ा भी कर दिया जाता है, तो सारे एंगल्स 90 नहीं हो सकते हैं। बस इसमें एक खास बात है कि ये जो डायगोनल है ना, ये डायगोनल आपस में बाइसेक्ट करते हैं, पर ना ये डायगोनल इक्वल नहीं होते। इसका मतलब ये है कि ये वाला डायगोनल जो है ये इसके इक्वल नहीं होगा, बट हाँ ये बाइसेक्ट करेंगे, यानी कि ये वाला इसके बराबर होगा और ये वाला इसके बराबर होगा और 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करेगा। यानी कि इसने जो लाइन खींची है ये इससे 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो वो उसको डायगोनल बाइसेक्ट करता है। स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर में भी सारे एंगल 90 होते हैं, सारे साइड्स एकदम इक्वल होते हैं, सारे साइड्स इक्वल, मतलब ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, सब इक्वल है सारे के सारे, और सब 90 डिग्री का एंगल है सब। मतलब जो भी प्रॉपर्टी रोम्बस, रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम की होती है वो सारी की सारी स्क्वायर के अंदर आ गई। इसमें तो ये बल्कि साइड्स भी बराबर हो जाते हैं। और फिर अगर हम बात करें ट्रेपीजियम, तो ट्रेपीजियम क्या होता है, जिसमें एक पेयर पैरेलल होते हैं, यानी कि आमने सामने वाला, सिर्फ आमने सामने वाला पैरेलल होता है, उसे हम ट्रेपीजियम कहते हैं। ये है यानी उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, बट आमने सामने वाला पैरेलल है। काइट क्या होता है, काइट वो होता है इसमें कि कोई सी भी साइड पैरेलल होती नहीं है, कोई छोटी बड़ी, मोटी चौड़ी, छोटी बड़ी मोटी चौड़ी कैसी भी हो सकती है, उसे हम काइट कहते हैं। तो उसमें कोई भी पैरेलल साइड्स नहीं होती। एक और बात, जो पैरेललोग्राम होता है ना उसका एडजेसेंट एंगल, यानी कि ये वाला एंगल और ये वाला, बगल बगल वाले एंगल को अगर हम जोड़ेंगे तो 180 आता है। ये और ये, इन दोनों एंगल को, ये वाला और ये वाला, तो दोनों बगल बगल में हो गए, तो बगल बगल के एंगल एडजेसेंट कहलाते हैं। उन दोनों को अगर मैं जोड़ दूं तो 180 आएगा पैरेललोग्राम के अंदर। ऐसा रेक्टेंगल, रोम्बस, स्क्वायर सब में होगा। क्यों? क्योंकि भाई ये सब भी तो पैरेललोग्राम ही है, पैरेललोग्राम के टाइप्स है ना ये। एक काम करते हैं ना, सारी जितनी भी थ्योरम हमने पढ़ी है इस चैप्टर के अंदर सबको फटाफट रिवाइज कर लेते हैं, इसके बाद इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे जो कि एग्जाम में आ रखे हैं पहले। तो पहला थ्योरम है कि एक डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम डिवाइड्स इट इनटू 2 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, यानी कि जैसे एक पैरेललोग्राम है, मान लो ये रहा एक पैरेललोग्राम, तो इसमें खास बात ये है कि एक डायगोनल है, अगर एक डायगोनल हम खींचे, डायगोनल मान लो मैंने ये वाली डायगोनल खींची, ये वाली डायगोनल, अगर ये पैरेललोग्राम ए बी सी और डी है, तो इसमें ना ये जो डायगोनल AC है, तो AC इस तरह से जा रहा है ना, AC इसको इस तरह से जा रहा है इस पैरेललोग्राम में कि ये इन दोनों ट्रायंगल को ADC और ABC इनको ना कॉन्ग्रुएंट कर रहा है, यानी कि इसमें क्या हो रहा है, ट्रायंगल ADC कॉन्ग्रुएंट हो जाता है ट्रायंगल CBA के। आपको सारी थ्योरम अच्छे से याद रखनी है। दूसरा और तीसरा मैंने ऐसे इसलिए लिखा है क्योंकि जो दूसरा है उसको ऑपोजिट ही तीसरा है। तो दूसरा थ्योरम कहता है एक पैरेललोग्राम में, इसी पैरेललोग्राम की अगर हम बात करें तो ये कह रहे हैं इस पैरेललोग्राम में खास बात ये है, क्या खास बात है
कि ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, यानी ये वाली इसके बराबर है, सिंपल बस। और तीसरे वाले में कह रहे हैं कि भाई अगर ईच पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स, देखो इसमें जो ये वाली इसके बराबर है ऑपोजिट साइड, ये तो हो गई, ये दोनों तो हो गई, लेकिन ये भी तो आमने सामने की ऑपोजिट साइड है, तो ये इसके इक्वल हो गई और ये इसके इक्वल भी हो गई। तीसरी वाले थ्योरम में कह रहे हैं इफ ईच पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, यानी कि को मैंने क्वाड्रिलेटरल लिया और उसके ईच पेयर, यानी ये वाला इसके बराबर है और ये वाला इसके बराबर है, इक्वल है, अगर आमने सामने वाला यानी ऑपोजिट साइड इक्वल है, तो मैं कहता हूं कि इट इज, तो ये एक पैरेललोग्राम है। मतलब जो ये थ्योरम थी उसका जस्ट ऑपोजिट इसमें बोल दिया गया। इसके जो प्रूफ्स है ना वो ज्यादा कोई मतलब हार्ड नहीं है, मुश्किल नहीं है, तो उसको कराने की जरूरत नहीं, क्योंकि ना ट्राइंगल चैप्टर में अगर आपको कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करना आता है तो बड़ा आसान है प्रूफ करना। आप बस एनसीईआरटी को देखेंगे, आप खुद ब खुद समझ आ जाएगा किस तरह से प्रूफ करना है इसको। जो थ्योरम नंबर 4 है ना उसका जस्ट अपोजिट थ्योरम नंबर 5। वैसे सर्कल में क्या होता था, एक थ्योरम देखते थे उसका कन्वर्स पढ़ते थे। तो थ्योरम नंबर 4 क्या है, थ्योरम नंबर 4 है इन अ पैरेललोग्राम, एक पैरेललोग्राम अगर कोई है तो ये रहा एक पैरेललोग्राम। तो इसमें एक खास बात ये है इन्होंने बोली है कि ऑपोजिट एंगल्स, जो ऑपोजिट एंगल है उसमें कह रहे थे ऑपोजिट साइड इक्वल है, यहाँ पे कह रहे हैं ऑपोजिट एंगल, यानी ये वाला एंगल इसके इक्वल है आमने सामने वाला, और ये वाला जो एंगल है वो इसके इक्वल है, ऐसे कह रहे हैं। पैरेललोग्राम में ऐसा होता है। और इसमें जस्ट ऑपोजिट कह देंगे कि भाई आमने सामने वाला इक्वल है तो पैरेललोग्राम है। देखो इफ इन अ क्वाड्रिलेटरल, एक क्वाड्रिलेटरल है, अगर एक क्वाड्रिलेटरल में अगर मान लो एक क्वाड्रिलेटरल है उसमें ईच पेयर ऑफ ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ये वाला जो है एक पेयर ये हो गया एक जोड़ा, और एक ये हो गया इस वाले के, ये आमने सामने वाले एक जोड़ा ये हो गया इक्वल, एक जोड़ा ये हो गया इक्वल, तो अगर ऐसा है तो उसे हम पैरेललोग्राम बोलते हैं। जस्ट ऑपोजिट बोले जा रहे हैं, मतलब अगर ये याद कर लिया तो ये तो अपने आप याद हो जाएगा ऑटोमेटिकली। थ्योरम नंबर 6 जो है उसका जस्ट ऑपोजिट 7 है, इसलिए मैंने इसको इस साइड लिखा हुआ। तो थ्योरम नंबर 6 क्या है, कह रहे हैं डायगोनल। देखो पहले इन्होंने बात करी, पहले इन्होंने बोला कि एक डायगोनल जा रहा है तो कॉन्ग्रुएंट होगा, दूसरा इन्होंने बोला कि भाई साइड्स इक्वल होंगे आमने सामने वाले, तो वो तीसरे में इन्होंने उसका ऑपोजिट बोल दिया। पांचवें में इन्होंने बोला कि सामने सामने के जो ऑपोजिट एंगल है वो बराबर होंगे, और छठे में इसका ऑपोजिट बोल दिया। सातवें में ये कह रहे हैं कि डायगोनल जो है पैरेललोग्राम के, जैसे ये पैरेललोग्राम है अगर, तो सब में तो पैरेललोग्राम ही है, क्या अलग हो रहा है? तो ये जो है ये डायगोनल जो है इसके, अगर ये डायगोनल जो जा रहा है ये, तो ये वाला इसके बराबर होगा, बाइसेक्ट कर रहा है ना, और ये वाला इसके बराबर होगा, बाइसेक्ट कर रहा है। 90 डिग्री की बात नहीं हो रही, बाइसेक्ट की बात हो रही है। ये वाला इसके बराबर हो गया, बाइसेक्ट हो गया, ये वाला इसके बराबर हो गया, बाइसेक्ट हो गया। अब 7 में जस्ट ऑपोजिट कह देंगे कि भाई बाइसेक्ट कर रहा है तो पैरेललोग्राम है। देखो कह रहे हैं इफ द डायगोनल ऑफ ऑपोजिट क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर, डायगोनल बाइसेक्ट कर दिए पहले से ही, कह रहे हैं डायगोनल जो है बाइसेक्ट कर रहे हैं, अगर कर रहे हैं भाई बाइसेक्ट, तो ये कह रहे हैं कि देन इट इज अ पैरेललोग्राम। तो आसान है ना थ्योरम, बहुत आसान है। देखो सारी की सारी हम एंड में जाके रिवाइज करेंगे फिर से एक बार। तो थ्योरम नंबर 8 और 9 जस्ट अपोजिट है। 8 नंबर थ्योरम क्या कहती है, कहती है कि लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल। तो पहले ट्रायंगल तो बना लो भाई, ट्रायंगल बना दिया, तो ट्रायंगल ये कह रहे हैं कि भाई लाइन सेगमेंट, जो लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ टू साइड, एक साइड ये रहा एक साइड ये रहा, तो इसका जो मिड पॉइंट है, इसको जो लाइन जोड़ रही है लाइन सेगमेंट टू साइड्स जो इसके है, उसके जो मिड पॉइंट जब एक लाइन बन रही है तो वो पैरेलल टू द थर्ड साइड, वो ना पैरेलल होता है, वो ये वाली जो लाइन हमने खींची है ना, ये इसके पैरेलल है, ये वाली लाइन इसके पैरेलल है, बराबर नहीं, पैरेलल कह रहा हूं, बराबर नहीं कह रहा, ये वाली और ये वाली आपस में पैरेलल होती है। फिर जस्ट ऑपोजिट थ्योरम नंबर 9 में कह रहे हैं कि द लाइन ड्रॉन थ्रू मिड पॉइंट ऑफ वन साइड, यानी कि अगर एक ट्राइंगल है तो कह रहे हैं कि लाइन ड्रॉन मिड पॉइंट, इस मिड पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ करनी है, लाइन ड्रॉन थ्रू अ मिड पॉइंट ऑफ वन साइड, इस लाइन से ड्रॉ करें तो ट्राइंगल पैरेलल टू अनदर साइड, इसके पैरेलल होनी चाहिए लाइन पर, ये लाइन, ये देखो ये लाइन जो आपने खींची है ना इसके पैरेलल होनी चाहिए, ये वाली लाइन इसके पैरेलल होनी चाहिए। अगर ऐसा है तो ये वाला जो पॉइंट है ना ये बाइसेक्ट करेगा थर्ड साइड, ये थर्ड साइड हो गई, इसको ये बाइसेक्ट कर जाएगा, ये कह रहा है। और एक और चीज यहाँ पे सच होती है कि जो ये होता है ना वो इसका आधा होता है, यानी अगर ये 10 है तो ये 5 होगा। तो भाई जितने भी थ्योरम्स पढ़े हैं सबका एक बार रिवीजन कर लेते हैं। आप ना आंख बंद कर सकते हो या फिर देख भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट आपको ना सारी की सारी थ्योरम दिमाग में एकदम रिकॉल करनी है, फटाफट चले जाने चाहिए दिमाग से। तो देखो पहली जो थ्योरम थी वो ये कह रही थी कि भाई अगर कोई पैरेललोग्राम है, देखो छोटा छोटा बनाऊंगा क्या कि उस मतलब एक ही पेज में आ जाए सारे थ्योरम। ये कहता है कि डायगोनल जो होता है वो अगर जाएगा डायगोनल सीधा तो ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होगा, तो इसने कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल की बात करी। दूसरे थ्योरम में बोला गया कि भाई जो ये पैरेललोग्राम होता है इसके आमने सामने की जो साइड होती है वो इक्वल होती है,
और तीसरी थ्योरम में जस्ट इसका ऑपोजिट बोल दिया। चौथी थ्योरम में इन्होंने बोला कि भाई ये जो पैरेललोग्राम होता है ना, वो उसमें आमने सामने के जो एंगल होते हैं, ये वाला इसके बराबर होगा, ऑपोजिट एंगल इक्वल, और ये वाला इसके इक्वल होगा, बराबर हो गए दोनों। और पांचवी जो थ्योरम है उसमें उल्टा बोल दिया। थ्योरम नंबर 6 में इन्होंने बोला कि भाई ये जो डायगोनल है ना, देखो अगर ये पैरेललोग्राम है तो ये जो डायगोनल है, ये डायगोनल बाइसेक्ट कर जाते हैं। ये वाला इतना वाला इसके बराबर हो गया और ये इतना वाला इसके बराबर हो गया, तो डायगोनल बाइसेक्ट कर जाते हैं। फिर 7 में इसका जस्ट अपोजिट बोल दिया। आठवां जो थ्योरम है ना, जो हमने थ्योरम देखी थी कि भाई अगर ये ट्राइंगल है तो ये तो ट्राइंगल के ऊपर है। बाकी जितनी भी थ्योरम आपने देखी वो सारी की सारी थ्योरम क्या बता रही है, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज बता रही है और कुछ नहीं बता रही उसके अलावा। फिर ये वाली जो थ्योरम है ना आठवीं, ये तो बता रही है कि ट्राइंगल की क्या प्रॉपर्टी है, इस तरह से एक बताना चाहती है। तो देखो इसमें ये है ना कि ये मिड पॉइंट होता है, ये मिड पॉइंट होता है, इसको लाइन ज्वाइन करते हैं तो ये वाली लाइन इसके पैरेलल होती है। और नौवीं थ्योरम में इसका जस्ट अपोजिट था। इसको मिड पॉइंट थ्योरम भी कहा जाता है, थ्योरम नंबर 8 को। और इसके जस्ट अपोजिट जो थ्योरम है उसको कहते हैं कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हैं, 4 एमसीक्यू है जो शुरू में है, फिर उसके बाद हम लॉन्ग क्वेश्चन करेंगे जो कि 2-3 मार्क्स के हैं। तो पहला क्वेश्चन है, इफ ओनली वन पेयर, अगर एक ही पेयर, सिर्फ एक पेयर, वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल पैरेलल, सिर्फ एक ही पेयर पैरेलल है तो उसको क्या कहते हैं, क्वाड्रिलेटरल कौन सा होता है वो? भाई ये तो बड़ा आसान है, पैरेललोग्राम, ट्रेपेजियम, रेक्टेंगल, रोम्बस, कौन सा होता है? ये तो कमेंट बॉक्स में बता दो, बड़ा आसान है, सिंपल है। दूसरा क्वेश्चन पूछा है, असर्शन एबीसीडी इज अ स्क्वायर, एबीसीडी इज स्क्वायर बना लेते हैं। एबीसीडी मान लो मैंने एक स्क्वायर बनाया, ये रहा एबीसीडी, ए बी सी डी स्क्वायर बना लिया। डायगोनल ऑफ एसी, डायगोनल एसी और डायगोनल बीडी, ये दोनों डायगोनल है, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये ओ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, इन्होंने बोल दिया। तो ये कह रहे हैं एओबी जो है, एओबी ये 90 डिग्री का होता है। ये तो सही है, एकदम सही है, ऐसा होता है क्योंकि जब ये इंटरसेक्ट कर रहा होता है तो ये 90 डिग्री का होता है, सही बात है, असर्शन तो सही है। आर रीजन कह रहा है कि डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर बाइसेक्ट एट 90 डिग्री। हाँ सही है, रीजन भी सही है, और ये जो रीजन है ये असर्शन को एक्सप्लेन भी कर रहा है, तभी तो एओबी 90 डिग्री आया। खुद देखो डायग्राम में दिख तो रहा एओबी 90 डिग्री है। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वाड्रिलेटरल, एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसका चारों की चारों साइड्स एंड ऑल द 4 एंगल्स आर इक्वल, चारों एंगल्स भी इक्वल है। तो ध्यान से देखो, स्क्वायर में ही तो ऐसा होता है कि स्क्वायर में सब 90 डिग्री के होते हैं और सारे साइड्स भी इक्वल होते हैं, तो वो स्क्वायर होता है। तो रेक्टेंगल, रोम्बस नहीं, स्क्वायर है इसका आंसर, सिंपल। इतना आसान क्वेश्चन पूछा गया इस चैप्टर से। क्वेश्चन नंबर 4 है, द एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर 85 डिग्री और 115 डिग्री, और अदर एंगल जो है वो 3:5 में है। तो हमें बताना है कि जो ये दो एंगल 3:5 वाले हैं ये कितने डिग्री के हैं, टू एंगल्स ये कितने डिग्री के हैं। तो इसको कैसे करेंगे? तो सीधी सी बात है, जो क्वाड्रिलेटरल होते हैं उसके सभी एंगल्स को अगर हम ऐड करें तो हमारा आंसर 360 आना चाहिए, यानी कि 85 और 115 को अगर हम जोड़े तो ये आएगा 200। तो 200 डिग्री प्लस में इसको हम 3x मान ले और इसको हम 5x मान ले, तो ये सारे एंगल्स हो गए। देखो दो एंगल्स ये जुड़ गए और दो एंगल्स ये जुड़ गए, चारों एंगल्स जुड़ गए, तो इन सबको जोड़ेंगे तो 360 आना चाहिए। तो 360 आ रहा है, ठीक है, 360 आया। अब ये उधर जाएगा, तो जब ये उधर जाएगा तो -200 हो जाएगा, तो ये बचेगा 160 डिग्री, और ये मिलके 8x हो जाएगा। तो 8x बराबर कितना हो गया, 160 डिग्री। यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 8 नीचे आ जाएगा, 20 आ जाएगी, x की वैल्यू 20 आ गई। अब ये 20 आप इसमें रख दो, क्योंकि पहला एंगल तो 3x है ना, तो 3x कितना आएगा, 20 और 3 को मल्टीप्लाई करो 60 डिग्री आया, और 20 और 5 को मल्टीप्लाई करो तो ये आएगा 100। तो 60 और 100 किस में, कौन से ऑप्शन में दे रखा है, ये रहा ऑप्शन नंबर डी। नंबर 5 जो है 2 मार्क्स का रखा है, बहुत आसान सवाल है वो, हमें पता है ना चारों एंगल्स को जोड़ते हैं तो 360 डिग्री आता है, तो बस उसी के बेस पे आया। तो द एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल दे रखे हैं x+20, x-20, 2x+8 और 2x-8, तो ये सारे एंगल्स है। और बोला x की वैल्यू फाइंड करो, तो भाई x की वैल्यू फाइंड करके जल्दी से बता दो मेरे को, कमेंट कर देना, मैं आपका आंसर पिन कर दूंगा, ठीक है, तो जल्दी से कमेंट कर दो, ठीक है। अब हम करते हैं, तो मैं चारों को जोड़ूंगा अगर, तो मुझे पता है 360 आएगा, तो x+20 प्लस x-20 प्लस 2x+8 प्लस 2x-8, तो ये कितना आना चाहिए, 360 डिग्री आना चाहिए। अब इसको प्लस करते हैं
तो x और x अगर हम प्लस करें तो ये आ जाएगा 2x, फिर 2x और x 2x हो गया, फिर 2x में 2x जोड़ा तो 4x हो गया, फिर और 2 जोड़ा तो 6x हो गया। तो 6x देखो ये +20 है, ये -20 है, ये +8 है, ये -8 है, तो 6x कितना आ गया 360 डिग्री आ गया। और x कितना आ जाएगा फिर 360 डिवाइडेड बाय 6, तो ये आ गया 60 डिग्री। तो x कितना आ गया 60 डिग्री। कितना आसान सवाल है, इतने आसान सवाल, ये 2 मार्क्स का रखा। बताओ क्वेश्चन नंबर 6 देखो, बहुत आसान है। थ्योरम नंबर 1 पढ़िए, क्या कहता है थ्योरम नंबर 1? वो ये कहता है ना कि भाई डायगोनल अगर जा रहा है पैरेललोग्राम से तो वो जो ट्रायंगल दोनों होंगे वो कॉन्ग्रुएंट होंगे, यही कहता है। तो वही थ्योरम को इसने प्रूव करने के लिए बोल दिया। अगर आपको एनसीईआरटी में आपने पढ़ा हुआ है, देखा हुआ है, तो बहुत आसान है। देखो क्या होता है इस थ्योरम में, इन्होंने बोला है प्रूव दैट डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम डिवाइड्स इट इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो इसमें देखो अगर मैं एक पैरेललोग्राम बनाऊं, अगर नहीं आता प्रूफ करना तो देख लो भाई कैसे करना है, फिर वीडियो को बंद कर लेना और फिर दोबारा खुद करके देखना इस सवाल को, क्योंकि भाई प्रीवियस ईयर में आया हुआ है 3 मार्क्स का वो भी। तो अगर ये पैरेललोग्राम है तो गिवन लिखूंगा मैं, गिवन क्या है, मुझे गिवन है ABCD जो पैरेललोग्राम, तो लिख देता हूँ ए, पहले ABC और D। तो ABCD इज अ पैरेललोग्राम, ये मुझे दे रखा है, ये मुझे पहले से ही दे रखा है इन्होंने। तो ये हो गया गिवन। अब मुझे प्रूफ क्या करना है, मुझे ये प्रूफ करना है कि देखो ये डायगोनल यहां से जा रहा है अगर, तो मुझे ये प्रूफ करना है कि जो ADC है, जो ट्रायंगल ADC है वो कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल CBA के, ट्रायंगल CBA के, ये मुझे प्रूफ करना है। और बड़ा आसान है भाई, अगर आपने पढ़ रखा है ना जितना भी ट्रायंगल में सारे AS रूल, SAS रूल, SSS रूल सब पढ़ा है, इसको कहते हैं आशा रूल, सांस रूल, जितने भी अगर आपने पढ़े हुए हैं तो आपके लिए बहुत आसान है ये। कैसे, अब इसको हम प्रूफ करने चले, अगर प्रूफ करने तो प्रूफ करेंगे तो कैसे, देखो हम बोलेंगे इन ट्रायंगल ADC और CBA, इन ट्रायंगल ADC एंड ट्रायंगल CBA। इसमें क्या खास बात है, इसमें खास बात ये है कि भाई ये अगर ये पैरेललोग्राम है तो इसका मतलब ये और ये पैरेलल है ना। इफ ABCD is पैरेललोग्राम अगर है, देन जो AB है वो DC के पैरेलल है, और जो AB है वो DC के पैरेलल, और AD जो है वो BC के पैरेलल है, या CB भी बोल सकते हैं। AD जो है वो BC के पैरेलल है। ठीक है, यहां तक समझ आ गया। अब हम क्या लिख सकते हैं, अगर ये पैरेलल है, देखो ये और ये वाला और ये वाला अगर पैरेलल है तो देखो Z बन रहा है, मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल हो जाएगा, है ना। तो मैं लिखूंगा, देखो इनका नाम दे देते हैं, सबसे अच्छा इनका नाम दे देते हैं। इसको बोल देता हूँ एंगल 1, इसको बोल देता हूँ 2, इसको बोल देता हूँ 3, इसको बोल देता हूँ 4, तो ज्यादा आसान हो जाएगा। मैं बोलूंगा कि एंगल 1 बराबर है एंगल 3 के। देखो Z बन रहा है, अगर Z बनता है तो ये वाला एंगल इसके बराबर हो जाता है ना। कैसे बराबर हो गया, तो यहाँ पे आप लिखोगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, बिल्कुल ऐसे। अगर ध्यान से देखो ये और ये पैरेलल है तो ऐसे भी तो Z बन रहा है, Z बना तो ये वाला एंगल इसके बराबर हो जाएगा, यानी कि एंगल 4 बराबर एंगल 2। क्या इसमें भी मैं ये लिख सकता हूँ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, दोनों में सेम आ गया क्योंकि Z बन रहा है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बन रहा है। और ये जो AC है, ये दोनों ट्रायंगल में AC ये कॉमन है, मैं लिखूंगा AC इज इक्वल टू AC। क्यों, कॉमन है इसलिए। 3 चीज मिल गई, देखो क्या क्या मिला, एंगल, साइड, एंगल। अगर इस ट्रायंगल की बात करें तो जैसा इसमें वैसा इसमें भी है, तो एंगल, साइड, एंगल, तो हम लिखेंगे बाय आशा रूल के अकॉर्डिंग। आशा रूल क्या कहता है, इसने बोला आशा रूल के अकॉर्डिंग कि ट्रायंगल ADC जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल CBA के, और यही तो प्रूफ करना था, बस सिंपल। मतलब ये जो चैप्टर है ना बहुत आसान है, यहाँ से ना हमारे बहुत आसान क्वेश्चन आते हैं, तो आप ना टेंशन मत लेना इस चैप्टर की। पहली बात तो मुझे पता आप नहीं ले रहे टेंशन, क्योंकि बहुत इजी चैप्टर है।
अब क्या है ना, हमारे मैथ्स का पूरा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। तो अगर आपको देखने हैं मैथ्स के सिलेबस, हमारे जो प्लेलिस्ट है वो पूरा सारे चैप्टर्स मैंने अच्छे से करा दिए। अगर आपको देखने हैं तो इस वाले प्लेलिस्ट पे क्लिक करो, क्लास 9 की पूरी मैथ्स की एक सुंदर सी प्लेलिस्ट बना रखी है, सब कुछ आपको मिल जाएगा इसमें। अगर आप सिर्फ ये भी करके चले गए ना तो आपके एग्जाम में बहुत अच्छे नंबर आने वाले हैं, क्योंकि मैंने बिल्कुल जैसे ये चैप्टर कराया है उससे भी अच्छे तरीके से कराने की कोशिश करें, क्योंकि बाकी जो चैप्टर्स है इससे बहुत मुश्किल है। बाकी बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जाम, एग्जाम को फोड़ के आना। ठीक है, बाय बाय, चलते हैं, बाय बाय, बाय बाय, बाय बाय।